तो नया दिन। हाय। थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया मैंने। दो तीन बातें बतानी थी आप लोगों को। ये बातें बतानी थी कि जो अभी तक हमने किया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 लेक्चर्स। हाय हाय आरडी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 लेक्चर्स एंड अभी तक जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, सबसे पहले तो आप उनको रिवाइज करके उनकी डीपीपी कर रहे हैं साथ साथ, आई सपोज, है ना। और दूसरी बात ये कि हाय डीआई। दूसरी बात ये कि काफ़ी बार बच्चे अभी, मतलब मुझे ये अच्छी बात लग रही है कि हर लेक्चर में प्रोग्रेसिवली द लेवल ऑफ इंटरेक्शन of students in terms of questions, you guys are improving. That's pretty good because I see that in questions also. इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने कहा था आज जैसे हम एस ब्लॉक करेंगे, हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की पूरी फैमिली करेंगे, तो ये आप पूरा पढ़कर आइए, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ऑब्वियसली मैं कंसाइज फॉर्म में नोट्स भी दे रहा हूँ आपको, बट इसमें मज़ा तभी आएगा। स्टार्ट अभी हुई नहीं है दोस्त, अभी होने वाली है, 3 मिनट हैं अभी आर एस। ठीक है, अभी मैं ऐसी जनरली बातचीत करने आ जाता हूँ यार मैं। हाँ। डी आई एनी टाइम बर्ड। ओके। यार ये अंग्रेजी जो यूज़ कर रहे हैं छात्र, ये थोड़ा मैं कच्चा हूँ यार, ये बर्ड वगैरह ये सिनोनिम्स मुझे समझ में नहीं आते हैं। मित्र होता होगा मेरे, इसका मतलब, राइट। सो थैंक यू आर एस। what I would like you to do is just follow a couple of rules as usual। मैं थोड़े से ग्राउंड रूल्स बता देता हूँ क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। सो हाय, आई एम विपुल मेहता। मैं बी टेक हूँ IIT बॉम्बे से। आई हैव बीन द ऑथर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय वाइली पब्लिकेशन। ऑल इंडिया रैंक 1731 थी। जो भी थी यही थी। You're supposed to make the notes, rather than that, DI keep a notebook handy। I will ask you a lot of questions, तो उसमें थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है अगर तुम्हारे पास पहले से हो तो, है ना। Some live class best practices: join the class on time, watch the complete lecture। in case आप बीच में से गायब हो जाते हैं, चाय पीने के लिए निकल जाते हैं, ऐसा मत करिए। अटेंड ऑल क्लासेस। सो व्हेन आई से अटेंड ऑल क्लासेस, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसके एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। देन अनदर थिंग आई वुड रिकमेंड इज रिवाइज बिफोर कमिंग टू द क्लास, लास्ट लेक्चर के लिए भी और आने वाली क्लास के लिए भी। थैंक यू आर एस। हाइड्रोजन में जेडीली एनसीईआरटी में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी है, तो क्या करें। कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है एसडी, बेसिकली कुछ ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ था जेडीली के अंदर, है ना। बी पोलाइट विथ योर पियर्स एंड टीचर्स ऑन चैट, है ना। चैट में भी क्या, ज़िंदगी में पोलाइट होना चाहिए यार, है ना। स्पैम बिल्कुल भी मत करिए, ये समय नहीं है स्पैम करने के लिए। काफ़ी लोग फिर भी करेंगे, काफ़ी लोगों का नंबर कम होता जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो जीवन के अंदर भटके हुए लोगों को सुधार करना हमारा काम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग भटके हुए रहते हैं। सो माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज, यू आर द बेस्ट जज ऑफ हाउ टू यूज़ योर टाइम। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस 1.5 hours अवेलेबल टू यू। शुड वी स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली टिल एडवांस? आर एस, आई विल गिव यू कपल ऑफ मोर क्वेश्चन एडवांस के लिए। मेन्स के लिए हाँ, यू शुड स्टिक टू एनसीईआरटी प्लस माई नोट्स। ओके। हाई के डी। माई डाउट सेक्शन इनऑर्गेनिक के लिए हाँ बहुत अच्छा है, बट कौन से क्वालिटेटिव एनालिसिस एडवांस में आता है वो दिया हुआ नहीं है ना। थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। माई डाउट सेक्शन जैसे मैं बता रहा था कैन बी यूज इन केस यू हैव एनी स्पेसिफिक एकेडमिक सेक्शंस डाउट, यू कैन आस्क इट ऑन अ डिफरेंट टैब, माई डाउट्स। This course is ideal for people who are in class 12th or the droppers batch. I am Vipul Mehta. Ashutosh Gautam sir will take organic, I will take physical and inorganic। 24 lectures में हम ख़त्म करेंगे ये। सम लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो यूज़ क्रोम और फायरफॉक्स अगर आप उस पर देख रहे हैं अपने लैपटॉप पे। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो एंड्रॉयड का वर्जन 6 या उसके ऊपर चाहिए। ठीक है। 5 Mbps के ऊपर इंटरनेट होगा तो बहुत ही स्मूथ एक आपको फील आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करें आज का दिन। रिकैप, पिछली क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। हाँ केपी, तू चेक कर यार, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये क्वेश्चन बताया था मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होगा, तो ये आंसर है इसका बी और डी। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है। सीसी का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये फजान्स रूल का एप्लीकेशन है, मैंने बताया था आपको ये। नमस्ते डीआई, ये हो जाएगा अब। इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है ए बी सी।
अगर कैटायन छोटा है, ठीक है, तो जितना लोअर तुम्हारे पास लैटिस एनर्जी होगी, जितना डिस्टेंस ही ज़्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी कम होगी. लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r++r-. केपी रिफ्रेश कर यार, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बाकी सबको सुनाई दे रहा है मेरे हिसाब से. और उतना लोअर थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी. अगर बड़ा एनायन जैसे NO3- तो एफिशिएंट पैकिंग मैटर्स द लॉट. सो एज थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज एज यू विल गो डाउन द ग्रुप. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे आंसर दिखा दिया है, यहाँ पे ABC. हाय आरपी. इस केस के अंदर फंडा ये है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा तो कॉस थीटा कम हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा. इसलिए जो वैल्यू आपको दिख रही है इट इज स्मॉलर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू. इस केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप आप कह सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा तो ये थीटा कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी. तो इसका आंसर A और C हो जाएगा. ट्राई, ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है. यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा. तो इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल बिकॉज sp3 विद वन लोन प्लेयर. हाई ए. और इसका हो जाएगा प्लेनार. ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन में ऐसा ही था, मैंने कहा था करके लाइएगा. तो ये लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिए थे. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसका आंसर है A, B और D. डीपीपी के अंदर डिस्कशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है. वैसे सारे क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो मैंने बना के दिखाया क्योंकि टी शेप दिया हुआ था और AX3 है. तो टी शेप है तो आपको ध्यान में आना चाहिए, टी शेप या जैसे ही दिया हुआ है उसका मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है. ओके, नहीं बैक बॉन्डिंग तो बहुत केसेस में पॉसिबल है क्योंकि sp2 होगा तो ये लोन पेयर जो है ना ये एडजस्ट हो गया है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है तुझे. ठीक है, ठीक है RS. ये वाला एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर आप बेसिकली डायपोल मोमेंट नेट निकालना था. तो डायपोल मोमेंट आपने ये वाले सारे कैंसिल कर दिए, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा. फिर ये बचेंगे दो, इनके बीच में 120 डिग्री है. अगर मैं इस एक बॉन्ड को म्यू कहता हूँ तो क्या हो जाएगा, μ² + 2 μ1 μ2 cos ऑफ 120 विच इज़ इफेक्टिवली म्यू ओनली. उसकी वैल्यू 1.5 दिया हुआ है आपको. तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे. इन सबके सॉल्यूशंस आपको अमेजॉन अकेडमी पे दिया हुआ है. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े. आज का दिन हम हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं. आप सब लोग ध्यान रखिए, सब लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. डीपीपी आपको दिख जाएगा, पास्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जहाँ मिलती है वहाँ पे. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. हेलो AN, RS क्या हो गया, DIM क्या बोल रहा है यार, डिम का मतलब समझ में नहीं आ रहा है. प्लस ज्यादा नहीं होता, अरे आधा अधूरा ज्ञान है ना RS, आधा अधूरा ज्ञान है ना. अगर हेलाइड्स होते हैं तो -I डोमिनेट करता है मीजोमरिक से. ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है. तो वो उसका इफेक्ट नेट इलेक्ट्रॉन पुल करना ही होगा. ठीक है, चलो अभी सारे कॉपी पेन निकाल लो अपने. ठीक है, हम पहले हाइड्रोजन के बारे में पूरा एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे ये सब. फिर हम एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पूरी ब्रीफ रिवीजन करेंगे. ठीक है, बीच में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा. ठीक है, शुरू करें. चलिए, सबसे पहले एक सवाल जो जेई के अंदर बहुत पॉपुलर है, पूछते हैं प्रिपरेशन बताइए कैसे होता है. तो पानी वाटर गैस से प्रिपेयर कर सकते हो हाइड्रोजन. स्टीम रिफॉर्मर प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, क्लोर एल्कली, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड्स, मेटल एंड एसिड्स का रिएक्शन. राइट, सो लेट्स सी एक एक करके. वाटर गैस से कैसे होता है, आप रेड हॉक और कोक लेते हैं और आप क्या करते हैं, स्टीम के ऊपर उसको पास कर देंगे. तो स्टीम जब आप उसको पास कर देंगे, क्या हो गया AY, रिफ्रेश कर दोस्त. तो ये वाटर गैस बनेगी, सबको याद है. हाय VA, कुछ दिख नहीं रहा है आप लोगों को, आप लोगों को दिख नहीं रहा है. हाय VA, इट इज विजिबल. अरे यार अपना इंटरनेट चेक कर दोस्त. देखो थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाए ना तो अपना इंटरनेट भी देख लो ना. जीवन के लिए एक बात बता रहा हूं मैं, इंसान को जब भी लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, शायद आपने लाइट ऑन नहीं करी है. लैग नहीं हो रहा है दोस्त, इंटरनेट तेज कर. ठीक है, चल. CO+H2 वाटर गैस बहुत ही बढ़िया एक अपने पास फ्यूल होता है. और ये जो फ्यूल होता है, अगर इसमें से सपोज ये कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दें तो या तो उसको लिक्विफाई करके हटा सकते हो आप, तो हाइड्रोजन बच जाएगा सिर्फ. या फिर Fe2O3 से रिएक्ट करवाइए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी.
और इसको आप क्या कर सकते हो, पानी में रिमूव करके ये CO2 जो है ये पानी में रिमूव हो जाएगा, या फिर K2CO3 ले लो, तो ये बाइकार्बोनेट बन के जैसे KHCO3 बन के, KHCO3 काफ़ी आपके पास इनसॉल्यूबल टाइप सा तो नहीं, सॉल्यूबल टाइप सा होगा, तो ये सॉल्यूबल होगा, ये हट जाएगा और पीछे हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। तो आप इस तरीके से हाइड्रोजन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें फटाफट। स्टीम रिफॉर्मर प्रोसेस, क्या नेचुरल गैस पता है आप लोगों को? मेरी राइटिंग का क्या करूँ यार, मम्मी भी मेरी बचपन से यही बोल रही है राइटिंग सुधार कर, मेरे से सुधरती ही नहीं है ऐसे यार। तू मुझसे पूछ ले, मैं पूरा रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, है ना। अब यार मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ ना ये तो नेचुरल गैस जो होती है, ठीक है, HA, ओके, जो ये नेचुरल गैस होती है इसमें बहुत सारे लाइट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे CH4 ले लिया तूने, अब तूने जब उसको ऊपर स्टीम पास किया तो कभी CO बनेगा, कभी CO2 बनेगा। अगर CO2 बन गया तो बेसिकली उसको हटवा सकते हैं अपन K2CO3 से, ऐसे ही जैसे लास्ट टाइम हटाया था। और जो ये CO है, ठीक है, इस CO को ऑक्सीडाइज कर सकते हो वापस से स्टीम पास करके। ये कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो आयरन या कॉपर, तो इससे क्या बन जाएगा CO2। तो नेट नेट जितनी CO2 उसको हटा दोगे, लास्ट में क्या बचेगा, हाइड्रोजन। सिंपल, कोल गैसिफिकेशन इन अ वे, यस वैसा ही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH या KOH या अपन ने किया था, याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया है ये अपन ने, याद आया क्या? है ना? अरे भाई तो क्या हो गया यार, SD आयरन भी यूज कर सकता है यार। ठीक है, तो अभी एक बात बता, यहां पे एनोड पे ऑक्सीजन निकलती है क्योंकि OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा, और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। NaCl का भी किया था अपन ने, उसमें भी कैथोड पे हाइड्रोजन निकलती है अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो। ठीक है, अगर मैं कहता हूं क्लोर एल्करी मेथड, ये NaCl में क्या होगा, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन एनोड पे और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सिंपल है ना। हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो यहां पे देखो हाइड्राइड -1 में है, हाइड्राइड -1 से गया 0 में, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्राइड +1 में है, यहाँ पे -1 में है, रिडक्शन में होके ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस हो रहा है। कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप हो गया ये, है ना, है ना। कॉम प्रपोर्शनेशन मतलब एक ही चीज ऑक्सीडाइज और एक ही चीज रिड्यूस हो रही है और एक प्रोडक्ट बना रही है, इसका उल्टा डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ठीक है, अगर मेटल्स को देखते हैं आप, जैसे जिंक लेते हैं, डाइल्यूट HCl में डालते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है, जिंक 0 में है। जिंक हो गया ऑक्सीडाइज, अगर जिंक हो गया ऑक्सीडाइज तो किसी को होना पड़ेगा रिड्यूस। क्लोरीन ऑलरेडी -1 में, रिड्यूस हो ही नहीं सकती है, तो क्या बचा, हाइड्रोजन +1 से नीचे जाएगा, +1 से नीचे जाके बनाएगा 0, हो गया रिड्यूस। आया क्या समझ में? अरे आ गया आ गया आ गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम है 0, हाइड्रोजन है +1, एल्यूमिनियम हो गया ऑक्सीडाइज, अगर एल्यूमिनियम हो गया ऑक्सीडाइज किसी को होना पड़ेगा रिड्यूस। सोडियम ऑलरेडी +1 में है, स्टेबल है, ऑक्सीजन -2 से नीचे जा नहीं सकता, यानी कि हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन जाएगा 0 में। आया क्या समझ में? ये एम्फोटेरिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं अपन, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास डाइल्यूट एसिड और मेटल का हो, कभी कभी मेटल और बेस भी तुम्हें हाइड्रोजन दे देते हैं, तो ये एम्फोटेरिक है। आगे बढ़ें, अगर मैं आइसोटोप की बात करता हूं तो ज्यादातर आपको प्रोटियम ही मिलता है, हाइड्रोजन 1 फिर ड्यूटेरियम बहुत कम और ट्रिटियम उससे भी ज्यादा कम। अब रेट ऑफ रिएक्शन में ही फर्क होगा, क्योंकि आपके पास Z तो सबका 1 है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, अगर वो सबका समय, तो अब क्या है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है, तो H2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर D2 फिर T2, इसीलिए लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, इसको EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, वो हाइड्रोजन की होगी, तो फास्टेस्ट रिएक्शन उसका होगा। तो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन फास्ट होगा, लेकिन फिजियोप्शन के अंदर उल्टा पाया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर ड्यूटेरियम ये पाया गया है ज्यादा है हाइड्रोजन से। ठीक है, उसके अलावा एक्सचेंज रिएक्शन, सपोज मुझे NaOD बनाना है, हाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, सही बोल रहा है ये। ठीक है, अगर तेरे को NaOH D2O से बनाना है तो क्या होगा, ये D रिप्लेस हो जाएगा, जो रिप्लेस हो रहा है उसको मैं वाइट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये इससे रिप्लेस हो रहा है, और एक यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे एक H रिप्लेस हो गया, यहाँ पे इससे, दिख रहा है क्या? तो ये रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये क्यों पाया गया है यार? ऑनेस्टली तो फिजियोप्शन के अंदर क्या होती है, वॉन्डरवॉल फोर्सेज होती हैं, जिसका वेट ज्यादा है उसकी वॉन्डरवॉल फोर्सेज ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना KP, क्योंकि बॉन्ड तो बन नहीं रहा है।
तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस किसकी ज़्यादा होगी? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो D2 का ज़्यादा है, इसलिए आया समझ में? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉन्डरवॉल फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ओके केपी। डिसोसिएशन में तो यही होगा दोस्त, हमेशा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे H2O भी तू लेगा तो वो D2O से ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना आसान है ना, है ना? ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है। ठीक है, ऐसे ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। जब मैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की बात करता हूं तो ऑर्थो हाइड्रोजन मतलब ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, इनका पैरेलल स्पिन है, और अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो पैरा है। ठीक है, तो ये जो आइसोमर्स हैं ऑर्थो और पैरा आइसोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूं। अभी तक तुमने पूरे अपने सिलेबस में एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, राइट? तो अब एक सवाल ये है कि पैरा जो है, पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल है अगर ऑर्थो वाले से, तो इसकी एनर्जी लोअर होगी, लोअर एनर्जी देन ऑर्थो, हाँ या ना? गुड इवनिंग गुरुदेव HM, गुड इवनिंग आपको भी, है ना? एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे आप देखते हो तो 100% पैरा होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे ऑर्थो की वैल्यू जो है, यानी कि ये वाला जो है ऑर्थो, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्थो कितना हो सकता है? 75%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 3:1 रेशियो मैक्सिमम हो सकता है। पैरा को अगर आपको ऑर्थो में चेंज करना है तो या तो आप आयरन, निकल, प्लैटिनम, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बता दिया ना मैंने तेरे को। तू पैरा के अंदर अगर तू गर्म करता है इस कैटलिस्ट के साथ, आयरन, निकल, प्लैटिनम या कोई भी पैरामैग्नेटिक चीज़, ऑक्सीजन जैसे पैरामैग्नेटिक है। कैसे है पैरामैग्नेटिक? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। पैरा इज मोर स्टेबल, यस। 100% सिर्फ पैरा होता है, ऑर्थो नहीं हो सकता है। सिर्फ स्पिन का फर्क है यार, पैरेलल और एंटी पैरेलल। एक्चुअली तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखेगा तो एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट आएगा, वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना अभी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आप वैसे काफ़ी हद तक पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक में भी। इंटरमोलिकुलर क्या होती है और इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, बस मैंने उस पर थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताई है। ठीक है, स्पिन कैसे पता लगती है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, हाइड्राइड मतलब कंपाउंड ऑफ थिंग्स विथ हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ पे आयोनिक है, कोवलेंट है, मेटालिक है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब कभी कभी पता नहीं लगता है। ठीक है, आयोनिक मतलब जो 1A और 2A, 1A मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, 2A मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगर ये हाइड्राइड आप लेते हो, पानी से रिएक्ट कराते हो, तो हाइड्रोजन -1 में है, वो ऑक्सीडाइज होकर 0 में जाएगा, और यहाँ पे +1 से 0 में आएगा, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये अपन ने भी किया भी था, मेटल हाइड्राइड को पानी से रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन बनता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन -1 में स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बड़ा होकर +1 में जाना चाहता है, तो यहाँ पे सिलिकन +4 में है, यहाँ पे सिलिकन -4 में है, तो इसने क्या किया? सिलिकन को कर दिया रिड्यूस, खुद हो गया ऑक्सीडाइज। आया समझ में? यह आपने और कहाँ पढ़ा है? याद आया आपने? LiH, NaBH4, ये सब में हाइड्राइड्स होते हैं, ये आपने ऑर्गेनिक में बहुत जगहों पे यूज़ किया हुआ है। याद आया क्या? ये सब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4, ये सब अपन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में। याद करो, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट में होता क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड ही होता है। चलिए आगे बढ़े। लीगेंड कहाँ है दोस्त? तो भी हाइड्राइड, हाइड्रोजन -1 में ना, चाहे लीगेंड भी ले ले दोस्त। आरपी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 में ही है। ठीक है तो वो हाइड्राइड ही। ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जैसे AHN या AH8-N, जहाँ पे N ग्रुप नंबर है, B2H6, SiH4, H2S, H2O ले लो, PH3, ये सारे क्या हैं? कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड्स, D ब्लॉक, लैंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स, F ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे इनको F ब्लॉक कह सकते हो, इनके साथ जो भी बनेंगे वो सब क्या होंगे? मेटालिक हाइड्राइड्स। ये टिपिकली क्या होगा आपके पास? ये टिपिकली आपके पास बहुत ही जो इंटरस्टिशीज होते हैं, खाली जगहें होती है, उनमें होता है। तो क्या होता है? इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि क्रिस्टल जो है थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, मास तो उतना ही है। ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्रीबियम H2.55, टाइटेनियम H1.8 एटसेट्रा, एंड दे आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशीज, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल हैलाइड्स भी बोलते हैं, हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। ओके
इंटरमीडिएट मतलब अब ये कोई नॉन क्लासिफिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैडमियम ले सकता हूँ, कैडमियम दोनों के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, तो कैडमियम CdH2 ले लिया आपने। अब जैसे BeH2n है, तो अब ये क्या है तुम्हारे पास, ये बैक बॉन्डिंग वाला एग्जाम्पल है, अगर किसी को याद हो तो, ये बैक बॉन्डिंग बताया था मैंने, वैसा ही है, ये बनाना बॉन्ड है ना, तो ये ना कोवेलेंट है ना आयोनिक है, ये अलग ही चीज़ है एक। तो जो तीनों में फिट नहीं होता है वो इंटरमीडिएट में आएगा, ठीक है। अभी पेन और कॉपी तैयार, पेन कॉपी तैयार सब लोगों की, जल्दी से बोलो हाँ। मीन यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड RP, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है दोस्त, ठीक है। है ना बनाना बॉन्डिंग यार, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन मल्टी सेंटर बॉन्ड है, ठीक है। आयोनिक इज ऑल्सो नोन एज सलाइन। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इसलिए क्योंकि वो आपने नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में, तो डिफेक्ट्स के अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आता है, और ये जो कार्बन या हाइड्रोजन जो है ये डिफेक्ट की तरह पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर लिखो, जल्दी से दोस्तों। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, LiH प्लस H2O, CaC2 प्लस H2O, क्रैकिंग ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। अरे RS ने आंसर भी दे दिया दोस्तों, ACD, BCD दे रहा है MA, SH ने भी ACD दिया है, ABD विलियर्स, AC ने आंसर दिया है, KD ने ABD, SS ऑल। सही जवाब है ACD। इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में आपके पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे C2 है, अब उसकी जगह एक कैल्शियम रिप्लेस करके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो C2H2 एसिटिलीन मिलेगा, ओके। तो इसका आंसर है ACD या ABD, ACD तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, ABD है ना। तो जिन लोगों का ABD है भाई अपने आप को बधाई दे दो, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चलिए चलिए चलिए। रिएक्शन इन B अभी तो बताया था, मेटल हाइड्राइड, ये ले यार ये ले, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वन और मोर देन वन करेक्ट, जल्दी से बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CO plus H2 in presence of zinc gives CH3OH, CO plus H2 plus H2O यानी कि स्टीम 400 डिग्री सेल्सियस Fe2O3 SO2 plus H2, CO2 plus H2, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 43.5 किलो जूल पर मोल। यार एक बार पता है जेई में पूछ चुके हैं वो कि एक बॉन्ड एनर्जी के बारे में, तो HH की बॉन्ड एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। मोर देन वन करेक्ट है, BCD आ गया आंसर मार्केट में, CD आ गया, BC आ गया, ओके, BDC आ गया, CD आ गया, कहाँ है मेरा असली उत्तर, RK का आंसर आ गया BC, SS का आ गया BC। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, नहीं, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी है 0 में, ये खुद जाएगा बड़ा होके +1 में, यानी कि ये खुद होगा ऑक्सीडाइज, दूसरों को करेगा रिड्यूस, हाँ या ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। CO plus H2 जिंक और कॉपर की प्रेजेंस में CH3OH, ये बिल्कुल सही रिएक्शन है, ये NCERT से पूछा है मैंने, है ना। और अगर आप इसमें यूज कर लेंगे स्टीम और ये कैटलिस्ट यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्सीडाइज करने के काम आता है, तो ये भी सही है। तो ये प्रिपरेशन में से पूछ लिया मैंने सवाल आपसे। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला थोड़ा सा कठिन है, ये 435 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, काफी ज्यादा होती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप पढ़कर आएंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए चलिए अगला प्रश्न, आपका समय शुरू होता है अब। Which of the following statement is or are correct about isotopes of hydrogen? Dissociation of water is greater than dissociation of D2O. Rate of chemisorption, rate of physiorption. Reaction of D2 plus D2Cl2 gives DCl is faster than H2 plus Cl2 gives HCl. NCERT is enough? Yes. हाँ जी, आंसर दीजिए, मोर देन वन करेक्ट है ये, फटाफट
ABD, AB। अरे ये तो अभी बताया था यार, डिसोसिएशन तो इसका ही फास्ट होगा, केमीज ऑप्शन के अंदर भी रेट सही है, फिजी ऑप्शन के अंदर रेट उल्टी होगी, और ये रिएक्शन स्लोअर होगा ना, क्योंकि H2 का ब्रेक करना ज़्यादा आसान है। AB पक्का, AB ही सही उत्तर है भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तेज। अब समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ हर क्लास के अंदर, उसके ऊपर ही सवाल आएंगे, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन और मोर देन वन करेक्ट। चलिए बताइए। 0 केल्विन पे ऑर्थो हाइड्रोजन 100% है, और टेम्परेचर बढ़ने पे पैरा हाइड्रोजन बढ़ता है। बी ऑप्शन है, पैरा फॉर्म हैज लोअर एनर्जी देन ऑर्थो फॉर्म। सी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ पैरा हाइड्रोजन गिव्स अ सिंगलेट, एंड पैरा एंड ऑर्थो हाइड्रोजन हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स। अरे यार ये थोड़ा सा कठिन पूछ लिया मैंने। देखिए ये तो गलत ही है, अभी बताया था, ये बताया था। अच्छा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं अगर, तो NMR से क्या होता है, आपके पास जो ऑर्थो है वो आता है आपके पास ट्रिपलेट, क्योंकि आपके पास स्पिन ऐड हो जाता है, और जो पैरा है उसमें स्पिन कैंसिल होता है, तो वो आता है सिंगलेट, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपको आए। दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, हाँ, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। NMR इज मैग्नेटिक रेजोनेंस दोस्त, ठीक है। वो अपन एक ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तुम लोगों ने काफी बार। तो इसका आंसर BCD है यार। ये थोड़ा सा कठिन था, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार आप B और D बता सके, C निकालना मुश्किल था, वो मैंने थोड़ा दे दिया यार, थोड़ा मसाला देना पड़ेगा ना। अगला प्रश्न करें, 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ये मोर देन वन करेक्ट है। चलिए बताइए। क्या NaBH4 कोवेलेंट हाइड्राइड है? नहीं, NaH है ना इसमें। क्या ये आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड है? मैं सॉरी क्यों बोलूं? अरे मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, रुको, इसको थोड़ा सा जर्मेनियम कर देता हूं मैं। ये GE9H20 है, GE9 ऐसे लिख देता हूं, GE9H20। चलो बताओ, अभी बताओ। तो ये तो कोवेलेंट ही है ना यार, ये इंटरस्टिशियल है। अब कैडमियम वाला क्या होता है, इंटरस्टिशियल नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक थी इसमें, ये वाला नहीं बता सकते थे, ये थोड़ा ट्रिकी मैंने डाल दिया। हाँ यार अब क्या करें, KD। तो इसका आंसर B और C है, बट ठीक है, इसमें मैं तुमको ब्लेम नहीं कर सकता हूं। D मतलब मैं भी लिख देता, ये टफ सवाल दे दिया यार। D ब्लॉक है, लेकिन कैडमियम की प्रॉपर्टी दोनों जैसी पाई जाती है RS, ठीक है, इसीलिए तो ट्रिकी है ना, ठीक है मेरे दोस्त। इसलिए तो स्टार मार्क किया ना कि सब गलती करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, गलती मत करना। आगे बढ़े, क्योंकि प्राइमरीली NaH है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी NaH जैसी ही होगी। आगे बढ़े, S ब्लॉक एलिमेंट्स, फटाक से रिवाइज कर लेते हैं इसको, है ना। चलिए, समय हमारे पास थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैं रिवाइज कराने में बहुत जल्दबाजी करता हूँ, लेकिन पढ़कर आएंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एल्कली मेटल्स का कहा जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NS1 होता है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप जाएंगे, आपके पास साइज बढ़ेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन है कि सीजियम रुबिडियम के अंदर ये एक स्विच हो जाएगा, वो ऑब्जर्व किया हुआ है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ, तो लोग मेरी गर्दन पकड़ लेंगे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया।
बट ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं स्टार मार्क करूंगा बाहर तभी याद करना. Density as you will go down will increase, metallic nature will increase because electropositive nature will increase. Electropositive nature proportional to 1 by ionization energy. ये फिर से हम बता चुके हैं, सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बातें हैं ये. सबसे स्टेबल क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर +1. सेकेंड ग्रुप में आएंगे ना दोस्त. ठीक है. रिएक्शन विथ एयर. यार अगर एयर की बात करें तो लिथियम बनाएगा ऑक्साइड. ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको भूलेगा नहीं कोई भी. लिथियम जो है वो क्या करेगा? बनाएगा ऑक्साइड. सोडियम बनाएगा पेरोक्साइड, और बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये बनाएंगे तुम्हारे पास सुपर ऑक्साइड. एयर के अंदर लिथियम नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा, वो मैं आगे लिख लूंगा ना, है ना. रुक जाना मेरे भाई, सारे ऑक्सीजन एक साथ लिखे रहे ताकि गलती ना हो. मुझे नहीं पता है क्या एयर में नाइट्रोजन है. तो ये तुमने Li3n बोला, अब तुम्हारा जेई में हो जाएगा. ठीक है, खुश. अब मैं पढ़ूं आगे. चलिए थोड़ा सब्र रखो दोस्तों. ठीक है. पानी से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्राइड बनेंगे. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम क्यों होगी? क्योंकि हाइड्राइड और मेटल की साइज में फर्क आता रहेगा, तो उसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा. नाइट्रोजन अभी, अरे ए कहाँ चला गया? मेरा दोस्त था ए. हाँ भाई ए, सॉरी मत बोलिए यार. सॉरी क्या बोल रहा है? हो जाता है. अब देख आ गया ना, यहाँ पे सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करेगा, और लिथियम का भाई कौन है? मैग्नीशियम. डायगोनल रिलेशनशिप याद आया? ये अपन आगे पढ़ने वाले, लेकिन लिख देता हूँ यार मैं, तो तुम ये कह दोगे. ठीक है. चलिए X2 मेटल, अगर मेटल हाइड्राइड्स बन जाएंगे. मेटल सल्फाइड्स की बात करें तो एक पॉलीमर टाइप की चीजें भी बन जाती हैं यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं Na2S5 कहता हूँ, तो ये क्या है? एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा, चौथा, पांचवा दिख रहा है. ये पॉलीसल्फाइड बन चुका है, तो दिस इज पॉलीसल्फाइड. तो कई बार है ना, लोग ऐसे लिख देंगे Na2S5, तो घबरा मत जाना, अरे ये क्या लिख दिया. लिख दिया, लिख दिया. ठीक है. हाय SS. सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. जेई के अंदर इसमें बेशुमार सवाल पूछे जा चुके हैं. बेशुमार समझते हो? बहुत सारे. दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है केपी. मेटल को कभी भी लिक्विड अमोनिया में डालते हो, वो 1A 2A दोनों के लिए वैलिड है. तो क्या होता है? मेटल पहले इलेक्ट्रॉन, ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? मेटल इलेक्ट्रॉन देता है लिक्विड अमोनिया में. कौन सा प्रोसेस होता है? ऑर्गेनिक में एक रिडक्शन होता है. कौन सा रिडक्शन होता है? कौन सा रिडक्शन होता है मेटल और लिक्विड अमोनिया ऑर्गेनिक में? जल्दी से बताओ. बर्च रिडक्शन होता है. याद आया? तो ये मेटल जो है पहले इलेक्ट्रॉन देता है. याद आया? तो ये मेटल और इलेक्ट्रॉन अमोनिया से कंबाइन करेंगे, ये दोनों कंबाइन करके बनाएंगे अमोनिएटेड कैटायन, और ये दोनों कंबाइन करके बनाएंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. इन दोनों को मिलाओगे तो मेटल जो है कंडक्टिंग इन नेचर हो जाएगा, क्योंकि एक आयंस बन गए. अगर सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन वाले को देखते हो तो बिकॉज ऑफ दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट मिक्स्ड विद समवन एल्स, राइट. तो ये पैरामैग्नेटिक है, और ये ब्लू कलर सॉल्यूशन का इसकी वजह से ही आता है. ठीक है. ऑन स्टैंडिंग कुछ समय के बाद अगर तू छोड़ दोगे इस सॉल्यूशन को तो क्या होगा? ये कलर फेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल से कंबाइन करके, अमोनिया से कंबाइन करके एक तुम्हारे पास अमाइड बन जाएगा. और अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेड ब्राउन बनता है, ब्रॉन्ज कलर. ठीक है. और ये ब्रॉन्ज क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास मेटल जो है उसका क्लस्टर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर कर जाते हैं. आपस में पेयर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा. ये देखो, ये पेयर किया हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है. अगर मैं गैसियस स्टेट में अमोनिया दे दूं तो आपके पास अमाइड बनेगा. फिर आपके पास ये जो ब्लू कलर है ये नहीं आने वाला है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कोई भूलेगा नहीं, इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूं. ये 5 स्टार दे दिया मैंने इसको. यहाँ पे डायामैग्नेटिक हो जाएगा जब ब्रॉन्ज कलर होगा. तब जब ये ब्रॉन्ज कलर होगा ना, यहाँ पे डायामैग्नेटिक हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. क्राउन ईथर, क्रिप्टैंड, है ना. ये क्राउन ईथर और क्रिप्टैंड का फंडा क्या होता है यार? ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है. क्राउन ईथर का मतलब क्या है? ROR मान लो, ये ROR है. और क्राउन का मतलब क्या है भाई? ये एक बड़ी सी रिंग बन गई है. अब इस रिंग के अंदर क्या है? ये मेटल ट्रैप हो गया है, दिख रहा है, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया है. क्या रिपीट करूं HGR के? पिछला वाला, ये वाला, ये वाला रिपीट करूं, ये वाला रिपीट करूं. तो मैं इसमें सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर मेटल लिक्विड अमोनिया से लेते हो आप, है ना, चाहे वो 1A का हो चाहे वो 2A का हो, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का होगा. ब्रॉन्ज कलर बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ पेयर अप विथ ईच अदर.
ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे क्या होगा, एक एनर्जी भी रिलीज होगी यार, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, उसका ही तो गेम है ना, वो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। तो वो अगर तू कॉन्सेंट्रेशन मेटल का बना देगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि मेटल के क्लस्टर्स बनेंगे तेरे पास, ठीक है। ऐसे आगे बढ़े, जो ये क्रिप्टैंड है, इस क्रिप्टैंड के अंदर ये जो क्रिप्टैंड है या फिर ये क्राउन ईथर है, इन दोनों के अंदर मेटल ट्रैप हो रहा है, ये मेटल दिख रहा है आप लोगों को, राइट। तो इसमें बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्सीजन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा थोड़ा बहुत है, अगर आपको ध्यान आए तो ये लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कोई इतना पूछने वाला है आपसे यार ये सब चीज़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लोगे और कोऑर्डिनेशन में पूछ लेंगे, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा लिथियम की होती है, ये एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। अब हाइड्रेशन एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होंगे टिपिकली, गैसियस स्टेट में नहीं होते हैं, तो लिथियम का जो हाइड्रेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा, यानी कि सुपर स्टेबल बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। बाकी सबका तो ठीक है, एज यू विल गो डाउन द एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, बट लिथियम इज एन एक्सेप्शन। एनसीईआरटी इनफ फॉर इनऑर्गेनिक, यस, प्लस द नोट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जाए तो आउटर मोस्ट का NS2 है, एज यू विल गो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2A विल बी ग्रेटर देन 1A बिकॉज इसका Z स्टार ज़्यादा है, राइट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो सीजियम सबसे स्ट्रांग होगा, बट वो रिएक्शन ही नहीं होगा ना, गैसियस स्टेट में थोड़ी रिएक्शन होता है, ऐसी कहने वाली बातें यार, होता कहाँ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देन 1A बिकॉज उसका मास ज़्यादा है। मेटालिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हारे पास एज यू विल गो डाउन विल डिक्रीज, ये सब चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले ही। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एक एक्सेप्शन है, ये अगेन बिकॉज ऑफ तुम्हारे पास Z स्टार क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, अरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भूल गए क्या, A गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी A गैस प्लस वाटर गिव्स A, इसको प्लस कर दो, प्लस एक्वस, दिस इज हाइड्रेटेड आयन। इस प्रोसेस में जो डेल्टा H है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। Z इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज Z माइनस सिग्मा, सब भूल जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भूल जाओ। हाँ एक क्वेश्चन है तो यार देख, अगर तेरे पास एकेडमिक क्वेश्चन है माय डाउट्स में डाल दे, क्लास का फ्लो जो है ना वो मत ब्रेक कर, रेलेवेंट क्वेश्चन है इसके तो पूछ सकता है अभी, ठीक है। ओर्स एंड एक्सट्रैक्शन में एक तरीका बताऊंगा तेरे को मेटलर्जी में याद करने का, अभी मत कर, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन, अभी एयर में जैसे ही बोलूंगा लोग कहेंगे नाइट्रोजन, तो लिख दिया भाई नाइट्रोजन, हैंड्स अप, हाँ सारे याद नहीं करने, कुछ कुछ ही, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। अगर बाकी आप एलिमेंट लेते हो तो पेरोक्साइड बनता है। देखो टिपिकली पेरोक्साइड कब बनता है, जब बड़े आयंस होते हैं, क्योंकि ऑक्साइड आयंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल O2 2 माइनस है दिट इज पेरोक्साइड, या O2 माइनस है विच इज सुपर ऑक्साइड, इनके लिए बड़े आयन चाहिए, इसलिए बड़े एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि तुम्हारे पास पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पेरोक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ये MO2 वाले हैं, ये क्या बनाएंगे, क्योंकि ये बड़े हैं तो ये बनाएंगे पेरोक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, पानी से रिएक्ट होगा तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एग्जैक्टली सेम है ये, बस अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो MgO का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, इसको पहले हटाना पड़ेगा फिर और रिएक्शन होगा, इसलिए स्लो होगा इसका रिएक्शन। अगर आप कार्बन से रिएक्ट कराओगे तो कार्बाइड बन जाएंगे, ये अपन P ब्लॉक में भी पढ़ने वाले हैं। अब सपोज मैं एक तरीका बताता हूँ इसका, हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, मुझे बताओ ये कार्बन कितने बेरिलियम से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताओ कितने बेरिलियम से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने बेरिलियम से जुड़ा हुआ है, 2, एक बेरिलियम का चार्ज कितना है +2, तो 2 का कितना हो गया 4, एक का चार्ज है +2 तो 2 का हो गया 4, यानी कि कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे उसको, कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे 4, क्योंकि 4 चार्ज चाहिए हमको, आया समझ में, चार्ज को करना। चलो इसको देख के बताते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए MgC2, ठीक है। बताओ यहाँ पे कार्बन
यहाँ पे C2 जो है कितने मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, एक मैग्नीशियम से। एक मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, +2। तो बेसिकली अगर हाइड्रोजन लगाऊंगा तो +2 चाहिए। +2 कैसे आ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन से, ये आ गए 2 हाइड्रोजन। आया समझ में, इसलिए C2H2 निकलेगी। सिंपल है ये, अरे सिंपल है, बेहतरीन सिंपल है भाई, अब भूलेगा नहीं कोई इसको। आगे बढ़े, लिक्विड अमोनिया, वापस वही पूरी रामायण, ब्लू सॉल्यूशन मिलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वापस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर अभी कार्बन के बारे में पढ़ाऊंगा ना ये, ठीक है। चल, अगर HCl के साथ लोगे, मेटल 0 में है, हाइड्रोजन +1 में है, मेटल हो गया ऑक्सीडाइज, किसी को होना पड़ेगा रिड्यूस। क्लोरीन ऑलरेडी -1 में है, वो नीचे तो जा नहीं सकता है, तो हाइड्रोजन होगा रिड्यूस, बनाएगा 0, इसलिए H2 गैस निकलेगी। बेरिलियम एम्फोटेरिक भी है, तो पहले तुम्हारे पास एक प्रेसिपिटेट बनता है जो एक्सेस में घुल जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम बेरिलेट। ये आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, बाकी सब लोग एम्फोटेरिक नहीं होते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि बेसिस से रिएक्शन कभी कभी होगा, ठीक है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपन बाद में भी कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, बेरिलियम मैग्नीशियम, टिपिकली इनकी साइज स्मॉल है और चार्ज तुम्हारे पास +2 है, तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का EDTA के साथ बनता है, क्लोरोफिल में बनता है। Al होता है, लेकिन Al S ब्लॉक में नहीं है ना मेरे भाई, RP S ब्लॉक पढ़ रहा है ना दोस्त, तो फिर तो जिंक भी लिख दे, ठीक है। उठ जा भाई नींद से। और बेरिलियम जो है वो F4-, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल को टैब्यूलर फॉर्म में जहाँ बनाया है उसको टैब्यूलर फॉर्म में ही सब घर जाके लिखेंगे। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। Na2O, अगर सारे ऑक्साइड्स की बात करें, K2O, MgO, CaO। Na2O कंट्रोल्ड या लिमिटेड ऑक्सीजन अगर आप रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, 180 डिग्री के आसपास, तो आपके पास सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। या फिर आप Na2O2, NaNO2 या NaNO3 को सोडियम की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो Na2O बनेगा। इन वाले केसेस के अंदर नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। पानी से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सोडियम +1 में है, NaOH, अगर गर्म कर देंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 0। डिस्प्रपोर्शनेट भी नहीं, ये जा रहा है 0 में, ये जा रहा है तुम्हारे पास -1 में, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। K2O की बात करोगे, KNO3 को पोटेशियम की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो K2O बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। अगर आप पानी से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड बनेगा। MgO की बात करते हैं, मैग्नीशिया भी बोलते हैं उसको, अगर आप गर्म करेंगे MgCO3 को तो MgO बन जाएगा। MgO का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 2800 डिग्री के आसपास होता है, तो आपका जो फर्नेस होता है उसके अंदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, वाइट होता है, एमॉर्फस होता है, गर्म करेंगे अगर आप CaCO3 को तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अगर इसको आप सिलिका से या CO2 से रिएक्ट करते हैं तो CaSiO3, स्लैग, याद आया क्या स्लैग, क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है जे, इसलिए, और चार्ज +2 है, तो चार्ज अगर +2 है, साइज छोटी है, तो चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन साइज बहुत बड़ा होता है। जिन चीज़ों का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है उनकी कॉम्प्लेक्स एबिलिटी या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। CaSiO3, CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपने किया होगा स्लेकेड लाइम, है ना। अरे ये तो सब बचपन में किया था यार, 10th क्लास में भी आता है ये। आगे बढ़े, Na2O2 को ऑक्सोन भी बोलते हैं। अभी बोला मैंने जे, तू सुनता नहीं है क्या, अभी मैंने बोला अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि चार्ज ज़्यादा साइज कम, जो चार्ज अपॉन साइज बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये पेल येलो सॉलिड है, अगर ऑक्सीजन से नॉर्मली रिएक्ट करवाओगे 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो Na2O2 बाय डिफॉल्ट बनना चाहिए। Na2O2 को पानी से रिएक्ट करवाएंगे, ये ध्यान से सुनना। अगर कोल्ड वाटर है 0 डिग्री के आसपास तो H2O2 बनेगा, अगर हॉट है तो ये H2O2 टूट कर O2 दे देगा। सिमिलरली अगर कोल्ड H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो H2O2 बनेगा। अगर आप CO2 से रिएक्ट करवाओगे तो क्या हो रहा है, Na2CO3 प्लस O2, यानी कि क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है ना। अरे ये तो पेड़ों की तरह काम कर रहा है मेरे भाई, अरे ये तो पेड़ों की तरह काम कर रहा है ना, पेड़ भी तो यही करते हैं। तो बेसिकली इट इज यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। आया समझ में। ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो होगा ही यार, जैसे कोई भी हाइड्रोक्साइड का होता है, वो तो सिंपल है।
KO2 की प्रॉपर्टीज भी ऐसी ही होंगी, KO2 भी CO2 से रिएक्ट करेगा तो सेम चीज ही होगी। क्या होगा बताओ? ये बनाएगा K2CO3 प्लस O2। K प्लस O2 300 डिग्री के आसपास गर्म करोगे तो K2O2। एक तरीका बताता हूं, अगर लिक्विड अमोनिया में पोटेशियम आप लेते हैं, वो नीले कलर का होगा, ब्लू सॉल्यूशन, उसमें ऑक्सीजन पास करोगे सबसे पहले बनेगा K2O2 जो होगा तुम्हारे पास सफेद कलर का, और ऑक्सीजन पास करोगे बनेगा K2O3 वो होगा रेड, और ऑक्सीजन पास करोगे बन जाएगा KO2 वो होगा येलो। आया समझ में? अगर आप MgO2 या CaO2 ले रहे हैं राइट, इनके पेरोक्साइड, तो कैसे बनते हैं? H2O2 से रिएक्ट करवा दीजिए यानी कि पेरोक्साइड से, तो आपको पेरोक्साइड मिल जाएंगे। MgO2 तो एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। ठीक है, आगे बढ़े, ये सब ध्यान रखिएगा। KO2 RbO2 येलो कलर का है, CSO2 येलो ऑरेंज कलर का है, KO2 तुम्हारे पास येलो कलर का है। अगर पानी से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे H2O2 और O2 दोनों मिलेगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों नहीं मिलता, या तो कभी H2O2 मिलता है या O2 मिलता है। इसके अंदर आपने H2O2 और O2 दोनों मिलने वाला है। आपको मैं सवाल दूंगा, ठीक है? तब ध्यान रखना ये सब लोग ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, सब काम आने वाला है ये, ठीक है? K2O3 अभी मैंने बताया था, लिक्विड अमोनिया लेते हैं, पहले आप ऑक्सीजन पास करोगे तो ये फिर K2O3 बनेगा। अगर आप KOH के अंदर सपोज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ओजोन पास करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे, तो आपको मिलेगा KO3 एक ऑरेंज सॉलिड। अभी कभी कोई तुमसे पूछ सकता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा ओजोन को अगर पोटैश KOH से रिएक्ट करेंगे, तब काम आएगा, अदरवाइज तो कोई काम आने वाला है नहीं। तो ये दोनों पे स्टार क्यों मार्क किया है? ये चमकेगा नहीं एकदम से K2O3 बना लो, आप KO2 K2O में ही खेलते रहोगे। तो ये दोनों कंपाउंड जो है ना, ये चमकना मुश्किल है कि बन रहे हैं। आया समझ में? इसलिए बता रहा हूं ये। NaOH देखो, प्रिपरेशन के लिए एक तो सिंपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl कर दो तो आपके पास कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन बचेगा। फिर यहाँ पे Na प्लस तो वैसा का वैसा रह जाएगा क्योंकि वो तो रिएक्ट हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पे पानी का जो OH माइनस है वो बच गया, तो आपके पास क्या बच गया? NaOH। एक होता है गोसाज मेथड। गोसाज मेथड में क्या होता है, आप Na2CO3 लेते हो और उसको रिएक्ट करवाते हो, कौन सा रिपीट करूँ दोस्त? ये वाला Kp। मैं कह रहा हूं ये दोनों कंपाउंड बनेंगे, ये तुझे कभी चमकेगा ही नहीं कि ये बनाना है, क्योंकि तू क्या बनाएगा? तू KO2 बनाएगा, K2O2 बनाएगा, है ना, K2O बना देगा। इसलिए ध्यान रखना कि ये बन रहा है, इसलिए अलग से लिखा है, ठीक है? अभी अगर गोसाज मेथड किसी ने पूछ लिया क्या होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया तो ये एक्सचेंज हो गया। अभी क्या है कि KSP इसका कम है, इसका KSP कम है, मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये तो आयोनिक का फंडा है, तो क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा तो NaOH की यील्ड बढ़ जाएगी। देखो, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं प्रिपरेशन, हमारे पास यील्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस NaOH बन जाना चाहिए, NaOH बनना चाहिए और बहुत सारा बनना चाहिए और बहुत एफिशिएंटली बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अच्छा, अगर अमोनिया के किसी भी कंपाउंड से आप कोई भी बेस डालते हो तो हमेशा अमोनिया निकलती है। जैसे अमोनियम कंपाउंड है, इसमें बेस डाला, अगर आप इसमें CaOH ट्वाइस डालोगे तो भी आपके पास अमोनिया बनेगा। तो एक यहाँ पे नोट लिख लो, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूं, कोई भी अमोनियम सॉल्ट है उसके अंदर अगर आप कोई भी बेस डालोगे तो हमेशा अमोनिया गैस निकलेगी। ये आप लिख रखते हो, ये ट्रिक हमेशा काम आएगी, ठीक है? SP एक बार में एटलीस्ट 50% कैसे याद होगा दोस्त? लिख लिख के, फ्री के नंबर भी तो है, ये सवाल करने में माइक्रो सेकंड होंगे अगर तूने सही किया तो। इनऑर्गेनिक में भैया अभी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ छोड़ दिया तब भी, इसलिए अभी शुरू करो, छोड़ेगा नहीं कोई भी। ये बेस है, अच्छा ये एसिड है, कार्बन +4 का एसिड कौन सा होता है? कार्बन के +4 का एसिड होता है, +4 का एसिड होता है H2CO3। अरे एसिड बेस्ड रिएक्शन, ये बन गया Na2CO3। अब उसमें से पानी हटा दो, कोई भी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस हमेशा अमोनिया देगा, ठीक है? KP। एम्फोटेरिक, जिंक ले ले, एल्यूमिनियम 3+ ले ले, NaOH से रिएक्ट कराएगा, पहले प्रेसिपिटेट बनेगा और फिर वो घुल जाते हैं। एम्फोटेरिक और कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? एम्फोटेरिक कौन कौन से हो सकते हैं? लेड हो सकता है, Pb2+, Pb4+। अरे 80 माइक्रोसेकंड में ही होता है यार, क्या हंसने की क्या बात है इसमें? हंसेगा तो वो बच्चा तेरे ऊपर जब उससे हो जाएगा और तुझसे नहीं, है ना? तू सेम सवाल 3 नंबर का इंटीग्रेशन का करके दिखा दे मुझे माइक्रोसेकंड में, नहीं होगा। अभी किसी ने पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा काले कलर का है,
तो उसमें क्या दिमाग लगाएगा तू? तुझे आता है तो टिक ही करने का ना, तो माइक्रो सेकंड में नहीं होगा अगर तेरे को आंसर आता है तो। तुझे मैथ्स में इंटीग्रेशन आता है तब भी तो माइक्रो सेकंड में आंसर नहीं निकाल पाएगा। बड़े भाई, जो परीक्षा तुम दे रहे हो ना वो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है? इसलिए पढ़ाई करो, ठीक है? सुनो ध्यान से। चलो, जिंक 2++ Al3+ NaOH के प्रेजेंस में और कौन कौन एम्फोटेरिक हो सकता है? Pb2+, बेरिलियम, सिलिकॉन नहीं होता यार, जिंक हो सकता है, स्टैनस हो सकता है, Sn2+, Sn4+, क्रोमियम टू एन एक्सटेंट। अरे इसने पूरी लिस्ट लिख दी आरपी ने, बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत उम्दा। अब यार एक है ना, अपने हाथ पे टैटू बनवा लो, ये टैटू बनवा लो इस वाली चीज का, जो फोर्थ वाला है ना, इस पे लिख दो टैटू, जल्दी से टैटू बनवा लो भाई अपने हाथ पे। ये क्या लगता है जेई में कितनी बार पूछा जा चुका है ये सवाल? ये इस वाले इस डब्बे से जेई में कितनी बार सवाल है, कोई आइडिया है? 10 बार। तो लोग सोचते हैं कि 10 बार आ गए, अब थोड़ी आएगा। ये हमेशा बोलता हूं और एक बार बढ़ जाता है। तो सुन लो बात, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजेंस, ठीक है? फॉस्फोरस यहां पे 0 में है, ये डिस्प्रपोर्शनेट होके जाएगा -3 और +1। सल्फर यहां पे 0 में है, ये डिस्प्रपोर्शनेट होके जाएगा -2 और +2। एक्स की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। अगर ये आप देखेंगे 0 में है, तो अगर कोल्ड है तो जाएगा -1 +1, अगर हॉट है तो जाएगा -1 +5। चलो मेरे साथ बोलो फटाफट से, फॉस्फोरस अगर 0 में है, अगर होगा NaOH से रिएक्शन तो कहाँ जाएगा? -3 +1। क्या जाएगा? -3 +1। फॉस्फोरस 0 -3 +1। सल्फर अगर 0 में है -2 +2। अगर हेलोजन है आपके पास 0 में तो -1 +1 या -1 +5, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आया था? यही पूछ लेता कि क्या बनता है, केपी यही पूछ लेता बनता क्या है। फॉस्फीन मतलब -3, +1 मतलब NaH2PO2, -2 मतलब Na2S, Na2S2O3 का मतलब हो गया तुम्हारे पास +2, NaX मतलब -1, NaOX मतलब +1, NaX मतलब -1, NaXO3 मतलब +3। रात को 3 बजे भी कोई तुमसे +5, रात को 3 बजे भी कोई तुमसे सवाल पूछे कि बताओ क्लोरीन प्लस NaOH कोल्ड क्या होता है, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए NaCl + NaOCl और फिर सो जाना। इस प्रकार याद होना चाहिए ये। क्लियर है क्या ये बात? इसको कोई भूलेगा नहीं, वादा करो यार, आज घर जाके 10 बार लिख लेना इसको। थैंक यू बोलोगे मुझे, जेई में सवाल आएगा इस पे, मेंस में नहीं आएगा तो एडवांस में आ जाएगा, ठीक है? अरे मैं तो धीरे ही बोल रहा हूँ डीपी, ये तो याद करने का तरीका मैं बता रहा था मेरे भाई। डीपी आज लिख लेना घर जाके, बस ये, बस इतना सा बोल रहा हूँ मैं। घर पे ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया यार। टीचर के लिए क्या यार, जब तक ये मेरी क्लास है ना, तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो मेरे साथ, तुम घर में नहीं हो। जब ये क्लास खत्म होगी तब घर में जाओगे। तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो भूल जाओ कि तुम कहाँ हो। तुम मेरे साथ हो सिर्फ अभी, अभी हम दोनों एक दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर दो। मैं कोशिश करता हूँ यार, देख मेरा फंडा बताता हूँ केपी, मैं छोटा छोटा क्यों लिखता हूँ? छोटा छोटा इसलिए लिखता हूँ ताकि क्या है कि तुम लोग, उसका कारण बताता हूँ मैं छोटा छोटा क्यों लिखता हूँ यार। क्या होता है यार, एक पेज पे जितनी चीज़ें आ सकती हैं ना, उतना याद रहता है इंसान को। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे मैंने तेरे को कह दिया पूरा NaOH इसी के ऊपर है, एयरपोर्ट पे बैठ के पढ़ रहा है। अबे यार बहुत ही सही यार, बहुत ही सही। PDF में जूम हो जाएगा ना मेरे भाई, क्यों नहीं होगा केडी? हाँ हाँ हो जाएगा। ये होते ही भाई, ये होती है यार। एक बात बता, बचपन में पढ़ाई करते थे अपन RS केडी, हाँ, तो क्या होता था, मम्मी से बोलते थे, मम्मी बोलती थी बस ये 2 पन्ने पढ़ ले फिर खेलने चला जा। अब मम्मी क्या करती थी, 2 पन्नों में पूरी दुनिया की चीजें लिख देती थी। हमारे मन में क्या रहता था, बस ये 2 पन्ने करने यार, फिर मैं जम के क्रिकेट खेलने वाला हूँ। तो मेरा फंडा ये होता है यार, कंप्रेस करके जितना एक पन्ने में दिखा सकूँ ना, उतना मेंटली। अब जैसे क्या होगा, NaOH का सवाल आया, तेरे को जेई के अंदर NaOH का ये वाला कागज याद आएगा, तेरे को यही पेपर याद आएगा, तेरे को 10 पेपर याद नहीं आएंगे, ठीक है? तो ऐसे तो क्या यार, ये स्लाइड में हाथ से क्यों लिखता हूँ? मैं टाइप करके नहीं लिख सकता हूँ क्या पूरी? हाथ से लिखने में फील आती है मेरे भाई। तेरे को मेरी गंदी राइटिंग याद रहेगी, ठीक है? हमको लगता था इतनी खुशी
स्कैम था भाई सबसे बड़ा वो। ये मून पे बैठ के ही क्लास अटेंड कर रहा है, बैठ नहीं सकता है वहां पे, ग्रेविटी नहीं है। झूठ बोल रहा है तू। ठीक है चल। KOH को प्रिपेयर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl एक्वस। तो ये जैसे अपन NaOH को करते थे वैसे ही होगा यार, है ना। इन एड्जॉर्प्शन ऑफ CO2, अच्छा CO2 को एड्जॉर्ब करना है तो KOH को प्रेफर करते हैं NaOH के लिए। क्यों? क्योंकि KHCO3 पूरा सॉल्युबल होता है लेकिन NaHCO3 पार्शियली सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। ये अभी कोई पूछ सकता है, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। कहाँ दिया हुआ है? ये NCERT में दिया हुआ है। 11वीं भी शुरू करेंगे, माइक्रो कोर्स आ रहा है बहुत ही जल्द। एचे घबरा क्या रहा है तू यार, सब करेंगे अपन, मजे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है चलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन, ये तो पानी से रिएक्ट करा दे लाइम को यार, ये सबको आता है, ये याद नहीं करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम ये नहीं कहोगे हमको पढ़ाया नहीं, पढ़ा दिया भाई। अच्छा ये याद है क्या, लाइम वाटर मिल्की, याद आया क्या? CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं हम? लाइम वाटर डालते हैं, यही लाइम वाटर है भाई। मिल्की क्यों होता है? क्योंकि ये वाइट कलर का होता है। एक्सेसिव डालोगे आप इससे CO2 तो क्या बन जाएगा? CO2 इन वाटर क्या बन जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर। अच्छा एक अपन वो देखते हैं घर के बाहर वो गर्डर बने हुए होते हैं, वो गर्डर बने हुए होते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ सीमेंट घूम रही होती है, उसको मोर्टार बोलते हैं। उसमें क्या होता है? मिट्टी होती है, ये स्लेकट लाइम होता है और H2O होता है। ठीक है, कैसे करे कि एक सभी क्वेश्चन हो जाए। तू सारे ये नोट्स पढ़, SP NCERT तो तू पढ़ ही रहा है, पढ़कर आ और उसके बाद प्रैक्टिस कर Amazon Academy ऐप से, फोड़ देगा तू भाई। ठीक है, तो ये कभी कोई पूछ लेगा मोर्टार क्या होता है, तो मोर्टार क्या होता है भाई? मिट्टी। अब इसमें क्यूट की क्या बात है GM यार। एक कुछ कुछ लोग यार क्या है देखो, अभी ये सब कमेंट वगैरह करते रहते हो, मैं आज थोड़े अच्छे मूड में भी हूँ, वैसे भी मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है। क्या है यार, मेरा यहाँ पे टास्क खूबसूरत दिखना तो है ही नहीं ना। मेरा टास्क तो बेसिकली आप लोगों को जेई क्रैक करवाना है। ठीक है, ठीक है GM, तुझे मैं अच्छा लगता हूँ तो अच्छी बात है, बट तू अगर जेई क्लियर करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं शाय, अबे शाय की क्या बात है KP यार। हाँ इतना बहुत है RS, इतना तू कर ले दोस्त, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा है, उतना बहुत है। MgOH ट्वाइस प्रिपरेशन कैसे करेंगे? MgSO4 या MgCl2 यानी कि कोई भी मैग्नीशियम 2+ का सॉल्यूबल सॉल्ट NaOH से रिएक्ट करवा दे। अगर प्रॉपर्टी की बात करें, अब देख मैंने क्या बताया था, अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है, अरे हाँ इसमें बेस डाल रहे हैं, अमोनिया तो निकलना ही चाहिए। अरे निकल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई इसको गर्म करेगा तो निकल जाएगा ना दोस्त। ठीक है, इसीलिए क्या होता है Mg2+ को इससे रिएक्ट नहीं करवाते क्योंकि MgOH ट्वाइस बनता नहीं है कभी। ठीक है, और अगर इसको गर्म करोगे तो MgO बन जाएगा। इस पर कुछ भी याद नहीं करना है, ऐसी चले। ये कोई तुमसे पूछ सकता है, सॉल्वे प्रोसेस, ला ब्लांक प्रोसेस, वापस लिख देता हूँ भाई। अब यार ये क्या है, ले ब्लांक है, ला ब्लांक है ना। अभी सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, पहले अमोनिया को आप H2O और CO2 से रिएक्ट करा के एक बायकार्बोनेट बनाते हो, दिख रहा है ये बायकार्बोनेट। इस बायकार्बोनेट को NaCl से रिएक्ट करवा के NaHCO3 बनाते हो, और फिर NaHCO3 बन गया, उसको गर्म करोगे, बायकार्बोनेट गर्म करके क्या देगा? H2O + CO2 + Na2CO3, तो Na2CO3 बन जाएगा। आया क्या समझ में? अब क्या है, ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। ये स्टेप्स आपको पता नहीं होंगे तो सॉल्वे तो 10वीं में पढ़ा था, याद किसको है RP? पढ़ा तो हमने जीवन में सब कुछ है ना, याद किसको है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ATQ इंपॉर्टेंट नहीं है। लाब्लांक प्रोसेस क्या होता है, ये आपने नमक लिया, इसको कॉन्क H2SO4 में डाल के थोड़ा गर्म किया तो पहले एक H रिप्लेस होकर NaHSO4 बन गया। पसंद की बात ही नहीं है ना GM। जेई में ये थोड़ी है कि जो पसंद है उसमें नंबर लेकर आओ, जेई में है नंबर लेकर आओ, ताकि वो ना पढ़ना पड़े जो पसंद ना हो। तो पहले जेई में जा, जेई क्लियर कर, IIT में जाके तू देखो जो नहीं करना है मत करना। ठीक है, अभी NaHSO4 को फिर से नमक से रिएक्ट करवाया तो Na2SO4 बन गया। ये सॉल्ट केक है एक्चुअली। Na2SO4 को यहाँ पे रोक दूं मैं, सपोज यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, यहाँ पे रोक दूंगा तो Na2SO4 बन गया, तो मैं प्रिपरेशन ऑफ Na2SO4 बताऊंगा, उसमें कहूंगा लाब्लांक प्रोसेस में यहीं पे रुक जाओ, तो Na2SO4 बन गया। आया समझ में? अब इसको कार्बन से रिड्यूस किया तो ये बन गया -2, सल्फर +6 से -2 रिडक्शन।
और ये Na2S CaCO3 से रिएक्ट करवा दिया, एक्सचेंज कर लो तो CaS बन गया और Na2CO3 बन गया। तो ये प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए भाई। तुमको यह सब कैसे याद रहेंगे? बात जज्बे की है दोस्त, जज्बे की है। हमें हिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर डेट्स याद रहती थी 10वीं क्लास में, क्योंकि टीचर बहुत बढ़िया लगते थे हमको, उनको इम्प्रेस करने के लिए। याद आया? तब हम कंप्लेन नहीं करते थे, हमको याद होता था कि कौन सा वॉर कब हुआ है, किसने कब क्या किया है, तब हम सवाल नहीं उठाते थे। जब हम हिंदी में क ख ग घ सीख रहे थे तो हमने कभी सवाल नहीं उठाया कि क के बाद ख क्यों आया। अब सवाल उठा रहे हैं। तो यार बात तो जज्बे की है यार। उस टाइम पे क्या होता था पता है? तब से लेकर अब में एक चीज में फर्क आ गया है। उस टाइम पे आधे नंबर भी अगर कम आते थे ना तो बहुत दिल को धक्का पड़ता था, हमको लगता था यार आधा नंबर कट कैसे गया। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिन्होंने आधे नंबर के लिए टीचर से लड़ाई कर ली है? 9th-10th में करते थे, याद है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा, इसके 9.34 आ गए, मेरे 9 आए, मेरे 9.25 आए। अब पता है क्या होता है? अब तुम्हारे अगर 100 में से 50 नंबर भी आते तुम कहते हो ठीक ही है। जब तुम में वो फिर से गुस्सा आ जाएगा कि यार आधे नंबर कैसे कट गए मेरे, तब तुम फिर से फोड़ने लग जाओगे। तो आपको एटीट्यूड की चेंज करने की जरूरत है, एप्टीट्यूड को तो अपने आप चेंज आ जाएगा। ठीक है, चल अभी लग जा काम पे। ठीक है, Na2CO3 HCl ये बेसिक है, एसिड से रिएक्ट करेगा, ये ठीक ठीक रिएक्शन है। पानी से रिएक्ट करेगा तो ये तुम्हारे पास बाइकार्बोनेट बनेगा, गर्म करेगा वापस से, ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। अगर हीट करेगा तो फिर से ये हो जाएगा। अच्छा, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, तो .H2O, .7H2O, अगर .10H2 होगा तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ये इस नाम से बहुत पॉपुलर है। और ये तो सिंपल है यार, अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये कोई खास बात नहीं है। लाब्लांक ये वाला आरके देख, पहले मेरा फंडा समझ क्या है। ठीक है, पहले मैं NaHSO4 बनाना चाहता हूं, फिर इसको वापस NaCl से रिएक्ट करवा के Na2SO4 बनाना चाहता हूं। ये 2 स्टेप में क्यों कर रहा हूं? 2 स्टेप में इससे कर रहा हूं ताकि यील्ड बढ़े। पहली बार में अगर डायरेक्टली रिएक्ट करवा दूंगा तो रिएक्शन की यील्ड ज्यादा नहीं आएगी। अब अगर मैं रिएक्शन को यहीं पे रोक देता हूं आरके, तो Na2SO4 बन गया। इसको मैं अलग करके रख दूंगा तो ये Na2SO4.10H2O बन के बाहर आ जाएगा, ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, अगर मैं सपोज इसको कार्बन से रिड्यूस कराता हूं और सल्फाइड बना के फिर CaCO3 से रिएक्ट कराता हूं, Na2CO3 भी बन जाएगा। अब ये प्रोसेस इसी ऑर्डर में क्यों है? ये सब ये यील्ड बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए उसको उस प्रोसेस को तरीके से याद रखना। ठीक है, SH K2CO3 भी लाब्लांग प्रोसेस से ही बन जाएगा भाई, जैसे ये बना है एग्जैक्टली। बस Na की जगह पोटेशियम डालना है। प्रॉपर्टीज भी वही है, ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम आता है, कोई खास बात नहीं है उसमें। MgCO3 मैग्नीशियम का कोई भी +2 का सॉल्ट ले, यहाँ पे इससे रिएक्ट करवा बाइकार्बोनेट से, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है इसलिए रिएक्ट हो जाएगा बहुत प्यार से। तो यहाँ पे तेरे पास बन जाएगा MgCO3। MgCO3 को गर्म करेगा तो अगर तो कुछ MgCO3 के फॉर्म में ही रहेगा, कुछ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कुछ .3H2 के फॉर्म में रहेगा। एकदम से तो पूरा चेंज होएगा नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली वाइट प्रेसिपिटेट इस फॉर्म में बनेगा तेरे पास। ठीक है, प्रॉपर्टीज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अपन पढ़ेंगे आगे वैसी ही होगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कोई भी +2 का सॉल्ट अमोनियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओ, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। गर्म करोगे, ये काफ़ी फेमस और इंपॉर्टेंट और सिंपल रिएक्शन है। पानी से रिएक्ट करोगे, एग्जैक्टली वही मैग्नीशियम वाला, सोडियम वाला। बाइकार्बोनेट्स ये कर चुके हैं, इसको बेकिंग पाउडर की तरह भी यूज़ करते हैं। KHCO3 एग्जैक्टली वैसा ही है, इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर अल्कलाइन देन NaHCO3। NCERT में यार एग्जैक्टली तो वैसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सारे क्लोराइड्स तो ये सारे ओर्स से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल KCl में लेता हूँ तो ये तुम्हारे पास कार्नेलाइट से मिलता है। MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करवा लो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सपोज ये कैसे बनता है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, तो बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। ये देखो सॉल्वे प्रोसेस कहाँ गया, ये आ रहा ये सॉल्वे प्रोसेस। ये तुम्हारे पास NH4Cl है, ये वापस कैल्शियम से रिएक्ट करेगा और फिर CaCO3 से रिएक्ट करेगा, फिर CaCl2 बन जाएगा। तो याद करने की आवश्यकता नहीं अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो। ठीक है, ये क्या हो गया भाई?
ये भाई स्पैमर दोस्तों ये स्पैमर मेरे दोस्त कहाँ से आ जाते हैं यार, ध्यान दे दो थोड़ा पढ़ाई पे भाई। इसकी प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ ये वाली चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप लेते हैं NaCl तो वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, लेकिन उसमें इंप्यूरिटी होती है MgCl2 की वजह से, जिसकी वजह से वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करने वाला, गीला गीला। तो अगर आप एकदम शुद्ध नमक लेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर उसमें इंप्यूरिटी हुई MgCl2 को तो पानी एब्जॉर्ब करेगा वो। ये आपको NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप MgCl2.6H2O को सोचते हैं मैं डायरेक्ट गर्म करके MgCl2 बना लूंगा, तो आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे दोस्त, अभी पता लगेगा, देख। ठीक है, ठीक है, तो ये MgOH ट्वाइस बन जाएगा। अरे यार चलो यार, सल्फाइड्स के अंदर Na2SO4, मैंने कहा था लाब्लांक्स प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप में एक केक बनता है। डेलिक्वेसेंट जो पानी देता है, हाइग्रोस्कोपिक जो पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट। अगर ये एनाइट्रस होगा 32 डिग्री से कम पे अगर बन रहा है, तो अगर ये रिएक्शन 32 डिग्री से ज़्यादा पे होगा तो Na2SO4 यानी कि एनाइट्रस के फॉर्म में ही बन जाएगा, ठीक है। कार्बन से रिएक्ट कराओगे तो अभी जस्ट किया था थोड़ी देर पहले। ये सारी ओर्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। एप्सम सॉल्ट क्या होता है ये भी काफ़ी सिंपल है, हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, ये सब सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें अंदर है ना, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। अरे आ सकता है ना 80, वो तेरे से बोल देंगे कि हमने तो आपके लैब मैनुअल से पूछा है, तो क्या करेगा ठीक है। तो CaSO4.12H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा। और अगर इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा तो CaSO4 बन जाएगा, ये डेड बर्न्ट हो जाएगा। डेड बर्न्ट का मतलब है अब इसको तू वापस से पानी डाल के जीवित नहीं कर सकता है, ठीक है। पहले सॉल्युबिलिटी CaSO4 की टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं हम। अब बिल्कुल आता है, क्यों 80 क्यों नहीं आएगा यार, स्कूल का ही तो पार्ट है। करे क्यों, तुमने वो नहीं पढ़ा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर? ये नहीं पूछा गया है, चेक करो वो कहाँ है NCERT में, डायग्राम बना के दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन और मोर देन वन करेक्ट। उत्तर दीजिए जल्दी से। रिड्यूसिंग नेचर, डेंसिटी, ABC, ABC, ABC। ऑल। रिड्यूसिंग नेचर तो सही है, अभी बताया था मैंने। डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर क्या होगा देखो, आपके पास डेंसिटी में एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि पोटेशियम की सोडियम से कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे डी शेल होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये भी सही है, एज यू विल गो डाउन डेंसिटी विल इंक्रीज। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स थोड़ी होता है यार, क्यों होता है बताओ, क्यों होता है? अरे एच न्यू क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जंप करता है फिर वापस से आता है, तो क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से नहीं होता है वो, ठीक है। एक्साइटेशन की वजह से होता है, यस। 1A मेटल्स हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी देन 2A मेटल्स। बताओ गलत है या सही है? 2A की 1A से ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि Z स्टार ऑफ 2A इज ग्रेटर देन Z स्टार ऑफ 1A, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है।
चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नहीं आएगा भाई 80, लेकिन ये कहना गलत है क्योंकि अगर मैं जेई की बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर किसी के पास नोट्स है जिसके बाहर से ना आए, ऐसा संभव नहीं है दोस्त, ठीक है। जेड स्टार का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चल ये करके बताओ। चलो, मोर देन वन करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Li प्लस O2, Na प्लस O2, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Gm। क्या यार, तू पीरियोडिक भी नहीं पढ़ के आया, फिर केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में भी नहीं आया, पढ़कर तो आया कर। ABC BC BCD सब बताया मैंने अभी, उसी में से ही आ रहा है, उसी में से ही आ रहा है। ए कौन दे रहा है भाई? ओ हेलो, Li2O बनेगा बाय डिफॉल्ट, ऑक्साइड बनेगा ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसका बाय डिफॉल्ट क्या बनता है? पेरोक्साइड। इसका बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? सुपर ऑक्साइड। याद आया? BCD AK का सही है, SM का भी सही है, बेहतरीन। MS क्या कर रहा है यार? GM का सही आ गया। चल अगला सवाल, ये सब कराया मैंने अभी, उसमें से ही पूछ रहा हूं। चलो आगे बढ़े। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? वन और मोर देन वन करेक्ट। लास्ट वाला CaO नहीं है, CaO2 बन जाएगा प्यार से, इतना मुश्किल नहीं है बनना उसका, ठीक है। चल करके बता। KO2 is used for atmospheric purification. BeOH twice is basic in nature. Hydrolysis of Na2O2 gives O2. Hydrolysis of KO2 gives O2. Fast. इसको कोल्ड कर देता हूं यार, ताकि तुम लड़ाई ना करो। कोल्ड कर देता हूं ताकि लड़ाई ना करो। ACD BCD ABC। चलो करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्योरिफिकेशन है तो KO2 ये CO2 से रिएक्ट करके देता है K2CO3 प्लस O2, अभी बताया था मैंने। तो एटमॉस्फेयर से CO2 तो बिल्कुल प्योरीफाई कर रहा है, पेड़ों की तरह काम कर रहा है। ये क्या बेसिक है क्या? नहीं भाई, ये तो एम्फोटेरिक होता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। इसको काटो। Na2O2 अगर हाइड्रोलिसिस करोगे ठंडे पानी से तो क्या होगा? 0 डिग्री के आसपास। ये बनाएगा NaOH प्लस H2O2। और KO2 अगर रिएक्ट कराओगे पानी से तो क्या होगा? मैंने बताया था KOH, मैंने कहा था इट विल गिव यू H2O2 प्लस O2 बोथ। याद आया? इट इज यूज्ड इन सबमरीन। वेरी गुड, ए गुड जॉब। तो इसका आंसर आएगा AD। अभी सारे आंसर तुम्हारे सही नहीं आएंगे, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ उनमें से एक दो पॉइंट भी तुम्हें याद हो गए। सिर्फ एक बात सोचो, 1-1.5 घंटे की क्लास में तुम्हें 4 में से 2 ऑप्शन याद हो गए, तो रिटेंशन का पावर कितना स्ट्रांग है। इसको अगर तुम घर जाकर रिवाइज करोगे सभी सवाल होने लग जाएंगे ना, समझे? इसलिए ध्यान दो। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा, मोर देन वन करेक्ट। S ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विथ अमोनिया। मैं यहां पे लिक्विड भी कर देता हूं, चलो करो। अरे भाई KO2 को यूज करते हैं। अरे 80, अब यार इस लड़ाई में कौन जीत पाया है आज तक? ये कहते हैं वो कहते हैं। तो पढ़ लेना NCERT, मैं थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि मत पढ़, तो ज़्यादा पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं है ना। ABCD, AA का आंसर, RP का आंसर ABCD, VR का ABCD, बेहतरीन। ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। फॉर्म्स अमाइड्स विथ अमोनिया इन गैसियस स्टेट, बिल्कुल सही है, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो मैंने पढ़ाया था वो पूरा उसी में से ही आ गया। अब वो पढ़ लिया तो ये आ गया, एक स्लाइड पढ़ लिया सवाल हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल करें। चलो ये करके बताओ। NaHCO3 both bicarbonates are less stable than the bicarbonates of 1A। बताओ क्यों? They are less soluble। ये 6 मोलर लिख दो यार इसको। 3 मोलर के लिए भी ठीक ही है यार, वो इतना कोई फर्क नहीं है। 3 मोलर भी बहुत अच्छा खासा होता है। चल ऐसे कर ले, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है HM, ठीक है। 6 कर ले यार, खुश हो जा तू, ठीक है।
3 मोलर भी बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है, चल अब ये वाला सवाल कर ले, करके बताओ चलो। इन दोनों के बाइकार्बोनेट्स बहुत कम सॉल्यूबल होते हैं, सवाल है क्यों? सी फॉर कैलकाटा, ओके। डी फॉर दिल्ली, जेके का आंसर है। डी फॉर दिल्ली, ए फॉर अहमदाबाद, आई के का आंसर है डी फॉर दिल्ली, एस ए का सी, ए जी का डी, एस ए का सी, आर के का डी, एम एस का ऑल। अरे सिंगल करेक्ट है एम एस। अरे सिंगल करेक्ट है यार, ऐसे तो मत कर। डी फॉर दुनिया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे? देखो पॉलीमर कैसे बनता है, मैं बना के दिखा देता हूं। ये NaHCO3 बता रहा हूं पहले, ठीक है? तो ये क्या होगा आपके पास, ऐसे पॉलीमर बनेगा। ये O माइनस है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये OH है। ठीक है, ये आपके पास बन गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फिर से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। ये ऐसे पॉलीमर हो गया, तो इसके केस में तो पॉलीमर हो गया। तो ये अपने आप में ही खुश है, ये पानी के साथ क्यों वेज बॉन्ड बनाएगा, जरूरत ही नहीं है इसको। और अगर मैं बात करता हूँ KHCO3 की, तो KHCO3 का जो HCO3 माइनस आयन होता है, ठीक है, वो कैसे बनेगा आपके पास? ये आपने बनाया C डबल बॉन्ड O, ये बना दिया OH, ये बना दिया O माइनस, डॉट डॉट डॉट, ये बन गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड 1, और ये आपके पास बन गया O माइनस, ये बन गया डबल बॉन्ड O, ये आ गया डॉट डॉट डॉट, तो ये आपके पास बन गया डायमर। राइट? नहीं, दोनों ही सॉल्यूबल नहीं है यार, ये पानी में घुलेंगे ही नहीं मेरे दोस्त। ऐसे पानी में क्या होता है, जो पानी में कौन घुलते हैं? जिनका H बॉन्ड पानी के साथ बनता है, जिनका H बॉन्ड पानी के साथ बनता है। अब इनका H बॉन्ड तो खुद के साथ ही बन रहा है यार, तो पानी में कैसे घुलेंगे? तो सवाल यही है कि पानी में क्यों कम घुलते हैं, ये लेस सॉल्यूबल। ठीक है, हाँ हाँ दोस्त, पढ़ ले, पर एनसीईआरटी पढ़नी तो पड़ेगी। चलो ये करके बताओ। 11th, इसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिक्सचर डाल दिया है। ऑर्गेनिक कब? अभी चालू हो रहा है 2-3 दिन में यार, तू एक बार देखना सेशंस, देखो दिख जाएगा, आशुतोष गौतम सर की क्लास है। डी, बी, इसका जेबी का आंसर बी, आरएस का आंसर ए। डी आया है किसी का आंसर, आरके का ए, एसए का ए, सब आ जाएंगे शेड्यूल में, 80 सब आ जाएंगे। डी, बी फॉर भारत, ए डी डी। अब ये जिसने एनसीईआरटी तगड़े तरीके से पढ़ी ना, वही सही कर पाएगा। कास्नर केल्नर सेल होता क्या है? आप NaCl एक्वस लेते हो और उसके साथ मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी क्या करता है? ओवर वोल्टेज बढ़ा देता है एक रिएक्शन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होकर सोडियम का रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे मिलता है सोडियम, विच इज सेपरेटेड एज सोडियम अमेलगम, ये बहुत प्यार से सेपरेट हो जाता है। और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्लोराइड ऑक्साइड होता है, क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये। कितने लोगों ने इसका आंसर ए लिखा है? कितने लोगों ने इसका आंसर ए लिखा है? जिन लोगों ने ए लिखा है उन्होंने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा। NaCl एक्वस अगर नॉर्मल होता तो आंसर ए आता। ठीक है, तो जितने लोगों ने ए लिखा है वो सॉरी लिखो, सॉरी लिख दो जल्दी से, सॉरी लिख दो, सॉरी लिख दो। कुछ लोगों ने पहले ही सॉरी लिख दिया। सॉरी लिख रहे हो मतलब वापस से गलती नहीं कर सकते हो, है ना? जो लोग यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे है ना, उनके पास समय होता है,
वेस्ट करने के लिए, उन पे ध्यान मत दो आप लोग, है ना। आप लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मैं यार एंटरटेन नहीं करता उन लोगों को, ठीक है। चलिए, और जैसे ही बोला उनको याद आ गया। चलो आगे बढ़े। माफ़ी मास्टर जी, माफ़ी दी तुम्हें ऐसे, ठीक है। परीक्षा में गलती मत करना। अगला प्रश्न करें। चलिए अगला प्रश्न। ओ हो, वन और मोर देन वन करेक्ट। चलो भाई बताओ, इसका उत्तर बताओ। हाँ भाई, उत्तर लिखो इसका। सी, बी और सी, ओके। बी और सी, ओके। बी सी डी, ओके। बी सी डी, ओके। ए सी डी, ए का आंसर आ गया। बी डी सी होगा, ओके। ए सी डी, डी सी ए पक्का। ये पक्का कहने वाले जो लोग हैं इनको पकड़ लूंगा मैं। ए बी सी डी ई, ये नया ऑप्शन भी बना रहा है। ए सी, अरे भाई रुक, मैंने बता दिया बी सी डी। अरे आंसर मैंने बताया ही नहीं यार, मैं तो बोल रहा हूँ तुम जो लिख रहे हो उसको। अरे मैंने, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो गलत आंसर बताने का। बी सी डी है ही नहीं आंसर। चलो सबसे पहले फ्लोरीन का बता देता हूँ। फ्लोरीन की अलग कहानी होती है। तो फ्लोरीन अगर रिएक्ट करता है डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है, तो बनाएगा आपके पास OF2 प्लस NaF प्लस वाटर। अगर आप सिमिलरली फ्लोरीन को लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे O2 प्लस NaF प्लस H2O। तो ये तो सही है। क्लोरीन यहाँ पे जीरो है, लेकिन ये डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था -1 + 1। ये कितना है? +5। तो ये गलत हो गया ना, कॉन्सेंट्रेटेड में होता है +5, तो बी तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? NaCl + NaOCl। फिर ये आना चाहिए था -3 + 1। तो चेक करो, ये -3 है, ये +1 है, तो ये तो सही है। ये आना चाहिए था -2 + 2। चेक करो, ये -2 है, ये +2 है, तो ACD सही उत्तर है। ACD किसका है भाई? हमसे रुति हो गई। क्षमा करें, क्षमा के प्रार्थी की बात नहीं है यार। HM देख क्या है यार, एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या होता है? उनके बच्चे सही करें। RS गुड जॉब, RK गुड जॉब। मैंने हॉट कोल्ड लिखा था इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा। वो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड में भी सेम कहानी होती है, ठीक है, याद होएगा अब ये, ठीक है। एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए RS, ये मुद्दे की बात है भाई। एग्जाम में गलती नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अरे यार, गिफ्ट है गिफ्ट। चलो आंसर दो इसका, सिंगल करेक्ट। गिफ्ट है गिफ्ट। खटैक से आंसर आना चाहिए। ये जिसने गलत किया 30 सेकंड में आंसर, जिसने गलत किया वो सॉरी लिखेगा। चलो कुछ आंसर आए। AK, NA, RS, VR। ओ हो, बारिश हो रही है यहाँ पे। डी की, दिल्ली, दिल्ली रॉक्स, दिल्ली के शहजादे। अरे बाप रे, कोई और नहीं है? अहमदाबाद के आम। डी फॉर डेंजर। डी बिल्कुल सही उत्तर है। फ्री का था यार ये, दिल वालों की दिल्ली। और ऐसे दिल यार जेई वालों का हो तो कितना अच्छा है ना, फ्री के सवाल देते हैं। और शहजादी, हाँ यहाँ पे मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ यार, हाँ बुरा मत मान लेना यार। दिल्ली के शहजादे शहजादी कोई भी, वाराणसी के यार, कहीं के भी हो, दिल के शहजादे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सही चल रहा है यार, ये तो फोड़ दिया सब लोगों ने। अब ये देखो, ये माइक्रो सेकेंड्स की जो मैं बात कर रहा था ये कर रहा था, ये इस लेवल का आता है जेई में सवाल, आ चुका है। हुआ ना माइक्रो सेकेंड में। ये कितने नंबर मिलेंगे? 4।
ये सेम सवाल आप 4 नंबर का मुझे कोई भी मैथ्स फिजिक्स या कोई भी और टॉपिक में करके बता दो, 3 मिनट से कम में होएगा ही नहीं यार। इसलिए ये रैंक चेंजिंग है, ठीक है। बिहार के लाल, बट माई आंसर इज डी। ठीक है, क्या हो गया केपी, क्या हो गया, नहीं है मतलब? अरे फोड़ के आएगा तू एचएम, ये स्पिरिट चाहिए मुझे दोस्त, यही स्पिरिट चाहिए। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग चाहे कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, आप लोग मेरे छात्र हैं, यू आर माई स्टूडेंट्स, और मैं इस गुरुकुल में आप लोगों का द्रोणाचार्य हूँ। तो जो मेरी बात है उसको मानना तो पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी एक को गुरु तो बनाना पड़ता है यार, ठीक है। अरे इस बार फोड़ेंगे ना, ए फूट गया तो क्या हो गया, इस बार यही फोड़ेंगे अपन। आगे बढ़े, चलिए 14 क्वेश्चन। विच ऑफ द ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर? अभी एक बच्चे ने पूरी लिस्ट बना के लिखी थी। थंब क्यों यार, मुझे रैंक चाहिए तुम लोगों से। चलो 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 करके बताओ, मोर देन वन करेक्ट। गिफ्ट है गिफ्ट। आर एस का आंसर है ऑल, ए के का आंसर है, एटी का आंसर है ऑल, एम के ऑल, ओके। एक का आंसर है बीसीडी। सीडा, सीडा का मतलब क्या होता है? मेथड फॉर स्टडिंग इनऑर्गेनिक। बताता हूं, अभी बताऊंगा तेरे को। बिल्कुल बताओगे एचएन, मुझे पता है तुम फोड़ने वाले हो। आर एस गुड जॉब। एम एम मिस कर रहा है क्या? कुछ कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, क्या हो रहा है बता भाई। जिंक एम्फोटेरिक है, पहले बनेगा हाइड्रोक्साइड। एक्सेस NaOH डालोगे तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO2। तो ये एम्फोटेरिक है, ये सॉल्यूबल है, और ये प्रेसिपिटेट है। SNO पहले बनेगा प्रेसिपिटेट, फिर घुल जाएगा Na2SnO2, ये भी सॉल्यूबल है, ये भी एम्फोटेरिक है। PbO2 पहले एक प्रेसिपिटेट बनाएगा PbOH4, फिर ये घुल जाएगा Na2PbO3, ये भी तुम्हारे पास सॉल्यूबल होगा, तो ये भी एम्फोटेरिक है। ऑल ऑफ दोज शोन ऑन स्क्रीन परफेक्टली राइट। BOH ट्वाइस, फिर ये भी घुल जाएगा Na2BeO2, ये भी सॉल्यूबल होगा। तो ये सारे एम्फोटेरिक हैं। हेलो SM, ये सारे के सारे सॉल्यूबल है। और कौन कौन से सॉल्यूबल, और कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं, मैं लिस्ट बता देता हूँ। एक Zn2+, Al3+, Pb2+, Pb4+, Sn2+, Sn4+, Be2+, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास बेरिलियम के साथ साथ आप ये भी क्रोमियम, कभी कभी मैं पार्शियल लिख रहा हूँ। तो ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं दोस्तों। जर्मेनियम भी होता है, ठीक है। इनर्ट पेयर में F इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, इनर्ट पेयर होता ही उनके लिए है यार, ठीक है। आर्सेनिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी। एग्जाम्पल ऑफ क्रोमियम Na2CrO4, पहले CrOH थ्राइस ले ले, फिर Na2CrO4 बन जाएगा। सेलेनियम से भी कुछ काम नहीं पड़ने वाला है। जो काम नहीं पड़ने वाला है वो बता नहीं रहा हूं ना, फालतू नॉलेज लेके क्या करोगे। अच्छा एक बात बताओ, चांद पे पानी कौन से कलर का है पता भी लगा लोगे तो क्या करोगे उस नॉलेज का, ठीक है। वो नॉलेज रखो जो काम की है। कुछ भी याद करने से क्या है, इसलिए तो इनऑर्गेनिक याद नहीं होता है। वो सारी चीजें याद करने लग जाओगे इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ रेलेवेंट पढ़ो, इसीलिए जोश में था। देखो अब क्या कर रहा है, आज ये ब्लॉक केमिस्ट्री है, अब इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके पहले 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। आप लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स सब अमेजॉन अकेडमी ऐप पे, उसके अलावा प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में आप सब लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़कर आएंगे, ठीक है। और दिस थर्सडे को 9 बजे क्लास होगी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ी सी अपन एक बात कर लेते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आज जल्दी हो गया।
अरे यार जल्दी नहीं हो गया, मैंने टाइम रखा था आप लोगों के लिए, ठीक है। पहली बात ये कि आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो जैसे आज आपने एस ब्लॉक पढ़ा है, आप अभी आपको 2 दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सुबह उठोगे, रोज आधा घंटा इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए दोगे, ठीक है। तो अपने आप आपको है ना याद हो जाएगा यार, और ये लिख के याद करो, बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे आज आपने एक बार अच्छे से बना लिया नोट्स, एक रफ कॉपी रखो, सुबह उठ के आधा घंटे में आपने पूरा रिवाइज कर लिया एस ब्लॉक कल, ठीक है। परसों 10 मिनट में रिवाइज किया, उसके बाद 5 मिनट में रिवाइज किया पढ़ के। पी ब्लॉक एक क्लास में कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं करूंगा ना मेरे भाई, तू पढ़कर आएगा ना, एने पी ब्लॉक पार्ट 1, पी ब्लॉक पार्ट 2 तू पढ़कर आएगा, मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल करवाऊंगा। एनसीईआरटी कॉमिक्स की तरह है। हाँ यार, अगर 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 जेई में हंसने के नंबर है तो बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है यार कि DR, what I'm trying to say is every day when you are revising, make sure that you dedicate the first 30 minutes of your day to revise, okay? Inorganic से प्यार हो गया। For people who don't understand Hindi, this guy is saying he is feeling in love with inorganic. ये इंग्लिश सही बोल रहा हूँ ना मैं, थोड़ा हाथ अपना कच्चा है इंग्लिश में। So one thing which you must all remember is revise. सो प्रोग्रेसिव रिवीजन कैसे होता है, प्रोग्रेसिव रिवीजन ऐसे होता है कि आपने आज पढ़ाई करी आधा घंटा, अगले दिन उसको 10 मिनट, अगले दिन 5 मिनट, ये आपका दिन का शुरुआत होनी चाहिए इनऑर्गेनिक से ऑलवेज। प्रीवियस ईयर में ग्रिप आ जाएगा, बेहतरीन ग्रिप आ जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सब्जेक्टिव सवाल भी करोगे आप, ठीक है। नंबर 2, आप पी ब्लॉक के बारे में ऐसे पढ़ोगे, पहले बोरॉन फैमिली उसके नोट्स बना लिए, कार्बन फैमिली उसके नोट्स बना लिए, नाइट्रोजन फैमिली उसके नोट्स बना लिए, फिर आप ऐसे पूरा एक नोट्स बनाएंगे। मैं भी नोट्स बना के दे रहा हूँ आपको, PDF मिल जाएगा इसका, जेरोक्स निकाल के या प्रिंट निकाल लो इसका प्रिंट निकाल के इसमें से नोट्स बना लो अपने, फिर DPP कर लो, फिर अमेजॉन अकेडमी कर लो, उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो कर लो, ठीक है। आप सॉलिड स्टेट का क्रैश कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैं पूरा करने वाला हूँ MS फिजिकल इनऑर्गेनिक। ऑरेंज कब होगा, कौन ऑरेंज होगा, क्या कर रहा है तू 80? माइंड मैप्स काम करेंगे क्या, माइंड मैप्स बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले याद होना चाहिए, तो सिर्फ माइंड मैप्स याद हो जाएंगे यार, ठीक है। सर मैं आपके ही नोट्स बना रहा हूँ, प्लस DP प्लस NCERT प्लस PYQ, फोड़ देने वाला है भाई तू तो फोड़ने वाला है, श्योर है RS, ठीक है। तो एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव रहने का मतलब है भी आपके आसपास लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कहेंगे अरे छोड़ना यार अपन चिल करते हैं, अब तब क्या ही होगा अपने से, इन लोगों से दूरी बना के रखो। तीसरी बात, सही से सोइए और जल्दी उठिए। अब जो रोज देर रात को पढ़ाई कर रहे हैं, यार परीक्षा, आप देर रात को पढ़ाई करने के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन परीक्षा जो है ना वो आपके दिन में ही होने वाली है, राइट। तो आप लोग सुबह उठिए जल्दी, और जो आपका एग्जाम का स्लॉट है जैसे 9 to 12, 10 to 1, उसमें पढ़ाई करिए, ठीक है, उसमें सोइए मत। नंबर 4, एक शेड्यूल बना के रखिए। तो जो अमेजॉन अकेडमी के ऊपर अभी एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है, वैसे ही आपका रिवीजन शेड्यूल ऑटोमेटिकली बन गया है। तो आपका नियम क्या हो गया, अभी आज ये पढ़ा है, अगली क्लास का पूरा रिवाइज करके आना ही है मुझे, और आज का घर जाके पूरा पढ़ना ही है, और आज की DPP करनी है। तो आज का क्योंकि मैं पहले से रिवाइज करके आया था, अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, घर जाके उसको एकदम पक्का कर लूंगा। अब वो लोग कहेंगे हम तो ऑलरेडी घर पे हैं, वो बार बार जोक मत मारो, मुझे पता लग गया है आप लोग घर पे हैं। मेरे घर का मतलब ये है मेरी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अगली क्लास की तैयारी करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस चैप्टर प्लस नोट्स, ये सब आपको अमेजॉन अकेडमी ऐप पे मिल ही जाएंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा करने से बेटर है सही चीज़, यानी कि जो स्कोप में है, रेलेवेंट है। अभी क्या है, कुछ लोग आके है ना रैंडम से क्वेश्चन आपको देके चले जाएंगे, ये क्वेश्चन करके दिखा बहुत खतरनाक है, अरे भाई उससे पूछ लो, रेलेवेंट भी तो होना चाहिए ना। जेई के अंदर कुछ भी आड़े टेढ़े सवाल नहीं पूछते हैं, वो रेलेवेंट पूछते हैं। तो ऐसे मित्रों से बच के रहें, ठीक है। ऐसे मित्र मेरे केस में भी हुआ करते थे यार जब हम बच्चे थे, ठीक है। तो what is most important as of now is to keep a calm temperament, to keep a fixed schedule, to follow a dedicated mechanism for revision, and to attend the classes regularly, ठीक है। एंड बाकी सब चीज़ों के लिए तो हम है ही ना,
तो है ना रेलेवेंसी के लिए आरएस नोट्स में जो रेलेवेंट है वही है ना. अच्छा एक बात बताओ, एक टीचर खुद 100 किताबें पढ़ के रेफर करके पढ़ा रहा होगा ना, तुम तो एक ही पढ़ सकते हो. तो बिल्कुल आएगा ना, एमएस आ जाएगा यार, मेरे पास है ना, मैं बोल रहा हूँ आ जाएगा यार, क्या घबरा रहा है तू. ठीक है. तो आप सब लोग फिर से हर क्लास की तरह हम एक दूसरे से वादा करते हैं, हम पूरी मेहनत करेंगे और अगली क्लास के लिए जो पी ब्लॉक है जो थर्सडे को होने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा पढ़कर आएंगे, नोट्स पढ़कर आएंगे, जितना भी अपनी मेहनत हो सकेगी 100% करके आएंगे. अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है उस हिसाब से हम पूरा अपना रिवीजन करते रहेंगे. स्कैर्ड से काम नहीं चलेगा आरपी, मेहनत से चलेगा. रोने से क्या होने वाला है, इससे अच्छा तो पसीना बहा लो यार थोड़ा. ठीक है चलो, वादा, प्रॉमिस. डाउट सेशन मैं कोशिश करूंगा वंस दिस एवरीथिंग गेट्स फिनिश्ड, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम, फिर कुछ मिस हो जाएगा यार. तो एज ऑफ नाउ माउ डाउट्स में पूछ यार. ठीक है एक चल, तब तक सब लोगों के लिए हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू ऑल ऑन थर्सडे 9 PM पी ब्लॉक पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तब तक के लिए नमस्कार, सेफ रहिए, मेहनत करिए, बाय. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.